अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने जो हमारा कल का एपिसोड था यानी कि साजिद तार साहब के साथ उसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी मैसेजेस भी किए और सोशल मीडिया पर भी लिखा कि उनको ये जो काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं जो कि इत्तेफाक से शुरू मैंने किया कि हिंदू यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी मदद की जाए और ना सिर्फ ये कि मॉरली सपोर्ट किया जाए बल्कि फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट किया जाए। तो मैं तो आप जानते हैं कि वर्किंग क्लास से हूँ, मेरा कोई ऐसा सच कोई बहुत बड़ा कोई बिजनेस या वो नहीं है, तो मैंने अपने तौर पे जो कुछ मैं कर पा रही हूँ वो मैंने शुरू किया और कल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने जो है वो उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जो है वो डिपॉजिट किए और आइंदा मैं हर मंथ जो है वो भेजा करूंगी। ये बात मैंने जब साजिद ताड़ साहब को बताई तो वो बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उसके बाद आप लोग जानते ही हैं कि शो में भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि वो भी इस काम में हिस्सा लेंगे और वो भी यहाँ पर जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो हिंदूज यहाँ पे रहते हैं उनकी मदद करेंगे, एजुकेशन में भी मदद करेंगे और फाइनेंशियली भी उन्हें सपोर्ट करेंगे और ना सिर्फ ये बल्कि कई बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लोग उठाएंगे और इसके लिए हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए सिर्फ, और हम किसी किस्म की कोई भी सपोर्ट किसी से नहीं मांग रहे, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि बहुत से लोग शायद ये सोच रहे हैं और ये लिख रहे हैं कि शायद हमने कोई एनजीओ खोल के कोई इस किस्म की काम करना है कि हमने किसी से कोई डोनेशन मांगना है। ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहे और ना ही मांग रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए कि हम ये काम कर सकें और जितनी हमारी हैसियत होगी, जितनी हमारी ताकत होगी वो हम अपनी ज़रूर उसमें लगाएंगे और करेंगे। और बाकी जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं और जो लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बोलते रहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कि आप लोग जो बुरा बुरा लिख रहे हैं वो हमें सिर्फ यही बता रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या कुछ भरा हुआ है। तो बहरहाल हम एक अपने तौर पे एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं जिसकी शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर दी है और उसका ये है कि मैंने ना सिर्फ ये कि शुरुआत कर दी है बल्कि उसके प्रूफ जो है वो मैंने अपने दोस्तों को भी दिखा दिए, चाहे वो हमारे दोस्त पाकिस्तान से हों चाहे वो भारत से हों। और हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि लोग हमें दुआओं में याद रखेंगे और हमारे लिए दुआ करेंगे कि हम इस काम को बेहतर से बेहतर कर पाएँ और चाहे बहुत छोटे स्केल पे सही लेकिन हम ये काम की शुरुआत करें और लोगों को इसके अलावा ये भी सिखाएँ और समझाने की कोशिश करेंगे कि जी आपने हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है और होते-होते शायद हम उस मुकाम तक पहुँच पाएँ जहाँ पर यहाँ पे जो ज़ुल्म किया जाता है, जिस तरह से ज़बरदस्ती रिलीजन चेंज करवाया जाता है और मियाँ मिट्ठू जैसे लोग, हम उन तक भी पहुँचेंगे और कोशिश होगी कि मियाँ मिट्ठू को जो है वो रोका जाए और उसको जो सज़ा बनती है वो भी दिलवाई जाए। लेकिन अभी ख़ैर वो रास्ता थोड़ा-सा कठिन है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा-सा दूर भी है, लेकिन जहाँ से हमने शुरू किया है कि सबसे पहले यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मदद की जाए, फाइनेंशियली मदद की जाए, एजुकेशन में मदद की जाए और आगे बढ़ने में मदद की जाए, वो बहरहाल हमने शुरू कर दिया है। और उसमें ऑब्वियसली आप सबकी दुआएँ ही हमें ज़रूरत है और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ख़ैर, हम चलते हैं आगे अपने शो की तरफ और इससे पहले कि हम शो की तरफ जाएँ, हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले जी इसहाक डार साहब की बात होगी। इसहाक डार साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान के पास डॉलर कम ज़रूर हो गए हैं लेकिन 4.5 बिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि 10 बिलियन डॉलर्स मौजूद हैं। अब इसका कोई उन्होंने रीज़न नहीं बताया कि पहले 4.5 की बात क्यों की गई थी और अब अचानक से ये 10 बिलियन कैसे पहुँच गए, मतलब या तो पहले झूठ बोला जा रहा था या फिर अभी झूठ बोला जा रहा है, या तो पहले इनको कम दिखाई दे रहा था या फिर अभी इनको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कि समझ नहीं आ रही है कि 2 तो नहीं दिखाई दे रहे कहीं।
कि पता लगा कि जी इसाक डार साहब को 4.5 की जगह जो है वो 10 बिलियन डॉलर नजर आ रहे हैं। मगर खैर, अगर ये बात सही है और वाकई में पाकिस्तान के पास इस वक्त भी 10 बिलियन डॉलर्स हैं, तो फिर अच्छी खबर है। और लेकिन अच्छी खबर उस वक्त तक ही रहेगी जब तक कि आप उस पर मजीद काम नहीं करेंगे और मजीद कहीं से मजीद पैसा लेकर नहीं आएंगे, ताकि के पाकिस्तान की थोड़ी सी हालत को बेहतर किया जाए। हम चलते हैं आगे और हम आपको बता दें कि जी शेख रशीद साहब का कहना है कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो टिकटॉकर हैं और फिर कहीं से भी वो फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगते। बिल्कुल सही कहा आपने कि वो कहीं से फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगते, लेकिन मिनिस्टर तो शेख साहब आप भी नहीं लगते थे। जिस तरह की बातें आप करते हैं, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं और जिस तरह की आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई, उससे तो खैर मिनिस्टर तो हमारे यहाँ शायद कोई भी नहीं लगता। तो इसलिए अगर बिलावल भुट्टो नहीं लगते तो कोई खास टेंशन की बात नहीं है। हम एक वीडियो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, बिल्कुल जी बहुत मशहूर है, वही जी वो पिछवाड़े वाले याद है ना आपको? जी हाँ, जी हाँ, जो अफगानिस्तान गए थे और जिन्होंने अफगानिस्तान जाके उनका ये कहना था कि अफगानिस्तान जाके कावा पीने के बाद उन्होंने कहा था जी बहुत जी टी वाज फैंटास्टिक, और ये वो बड़े आपको याद होंगे। जी जी हाँ, जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो हैं, उनकी बेटी की शादी थी। पहले हम वीडियो दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। जी, ये थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, रिटायर्ड, अब तो ख़ैर कहना चाहिए रिटायर हो गए हैं। और उनकी बेटी की शादी थी। आप देख सकते थे कि जी एक साइड पे फैज़ हमीद साहब थे, फिर उनकी बेटी थी और दूसरे कॉर्नर पे जो ख़ातून थी, वो वही थी जिनका निशाना बहुत ख़राब है। आपको मालूम होगा ना कि वो उनके पिछवाड़े में, और मतलब मारना वो पता नहीं कहाँ जा रही थी, लेकिन ख़ैर मगर ये ज़रूर है कि वो मैडम भी साथ ही दिखाई दे रही हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। आप लोग बहुत दिनों से सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन खातून है जिनका निशाना इतना खराब है। तो जी ये थी वो। और लेकिन हैरत की बात ये है कि जी शादी में सभी लोग थे, जिसमें कि बर्थडे वाले बाजवा साहब भी शामिल थे, और साथ साथ हम देख सकते हैं कि आसिम सलीम बाजवा भी हैं और कमर जावेद बाजवा साहब भी हैं। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर हैं आजकल, तनवीर इलियास साहब, वही वही जी जो कह रहे थे कि ये बच्चा अभी मतलब ताज़ा ताज़ा है या पुराना है। तो जी हाँ, वो भी शामिल थे। और साथ वो डैम वाले बाबा जी, जी हाँ बिल्कुल, वो भी शामिल थे। यानी कि सभी लोग थे, लेकिन इमरान खान की पार्टी के भी कई लोग थे, जिसमें असद उमर साहब थे और चौधरी जो है उनके बहुत ही करीबी साथी जो हैं, वो भी शामिल थे। लेकिन फवाद चौधरी साहब, लेकिन खान साहब दिखाई नहीं दिए। खान साहब क्यों दिखाई नहीं दिए, ये बात सभी कह रहे हैं, मगर अब खुदा जाने के क्यों उन्होंने सबको बुलाया, लेकिन खान साहब को ही बुलाना भूल गए। इमरान खान साहब का कहना है बहरान का जिम्मेदार शख्स सिर्फ जनरल बाजवा है। यानी कि उनका कहना है कि जो पहले हमारे आर्मी चीफ थे, यानी कि जनरल बाजवा, कमर जावेद बाजवा साहब, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या किसी भी तरह की, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बाजवा साहब है। अब इस पे बाजवा साहब ने क्या कहा होगा? जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। जी, 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 ये गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वैसे ही चिपका दिया यहाँ पे। तो तो जी बिल्कुल, उसपे बाजवा साहब ने यकीनन गाना गाया होगा, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। जी, जी, जी। और यहाँ पे कहा होगा, ए मेरा बच्चा। तो कब तक बाजवा साहब इनको सहते रहेंगे? अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन खैर, खान साहब की अपनी मर्जी है, लेकिन इससे भी हो सकता है बड़ी जल्दी खान साहब यू टर्न मार ले। इसलिए खान साहब एक बार कुछ कहते हैं और 2 दिन बाद अपनी ही स्टेटमेंट पे यू टर्न मार के उस बात का कुछ कर देते हैं। जी हाँ, फवाद चौधरी की बात करें तो फवाद चौधरी साहब का कहना है मरियम नवाज लीडरशिप में बिलावल भुट्टो से बेहतर है। अचानक से फवाद चौधरी साहब को मरियम नवाज जो है वो बेहतर लगने लगी हैं, लीडर भी लगने लगी हैं, और उनकी वो तारीफों के पुल जो है वो बनाते चले जा रहे हैं। अब उसकी क्या वजह हो सकती है मालूम नहीं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ये भी कहना है मरियम नवाज दिलेर हैं, जेल काटी है
और उसके साथ-साथ उनका कहना है कि इनका सियासी कद बड़ा है और मीडिया में उस बात से मरियम नवाज़ का सियासी कद जो है वो बड़ा है, ये कहना है फवाद चौधरी साहब का। अब अचानक से मरियम नवाज के ऊपर फवाद चौधरी का यूं मेहरबान हो जाना, मतलब ऐसा तो नहीं है कि फवाद चौधरी साहब एक बार फिर पार्टी बदलने जा रहे हैं। हो भी सकता है जी। फवाद चौधरी साहब का क्या भरोसा, कभी भी इधर से उधर और उधर से इधर हो ही जाते हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी आसिफ अली जरदारी साहब का कहना है कि पार्किंग पर झगड़े को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई है और उसके ऊपर उसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत सख्त रिएक्शन किया है। आप जानते होंगे कि एक दिन पहले पार्किंग के कहीं एयरपोर्ट पे पार्किंग वगैरह के सिलसिले में कोई खातून थी और उनके साथ झगड़ा किया एक आदमी ने और उनके ऊपर जो है तौहीन रसालत या फिर एक रिलीजन को उठाकर एक मसला बनाने की ब्लास्फेमी का कोशिश की गई, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने काफी सख्त किस्म का रिएक्शन दिया है। उनका कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो पाकिस्तान में मुसलसल की जा रही है। एक न्यूज और जी है और वो ये कि मीरपुर खास में सस्ता आटा लेने की कोशिश में एक आदमी की जान चली गई। जी हाँ, ये वो रियासत है पाकिस्तान जो कि वाहिद इस्लामिक रियासत है, जो कि एटमी ताकत भी है। वहां पर आटे को हासिल करने के लिए लोगों की जानें जा रही हैं और लोगों को आटा मिल नहीं पा रहा। ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने जो सस्ता आटा रखा है उसको बहुत से लोग ऐसे हैं, यानी बिजनेस कम्युनिटी से बहुत से लोग ऐसे हैं जो उसको खरीद के या छीन के या किसी तरीके से अपने पास ले जाते हैं और उसके बाद उसको बहुत महंगे दामों बेचा जा रहा है। मगर इस सब का सेहरा बहुत से लोग इमरान खान के ऊपर भी बांधते हैं, क्योंकि इमरान खान के टाइम में खान साहब ने तकरीबन 40 टन गंदम जो है वो अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दिया था। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तकरीबन 40 टन जो गंदम था वो अफगानिस्तान को उन्होंने गिफ्ट में दे दिया था और उसी की रोटियां खा खा कर अब अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी वाले हमारी बोटियां नोचने के लिए आ रहे हैं। और साथ साथ ही अफगानिस्तान की तरफ से ये भी न्यूज है कि जी टीटीपी वालों ने कहा है कि उन्होंने अपने कमांडोज को तैयार कर लिया है और अब वो पाकिस्तान में जगह जगह अटैक करेंगे, जिसमें उनके सुसाइड बॉम्बर्स भी शामिल हैं। एक तो पता नहीं इन लोगों को फटने का क्या शौक है, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसी चक्कर में कि ये ऊपर जाके इन्हें कोई 72 हूरें मिलने वाली हैं, उस चक्कर में ये यहाँ पर लोगों का जीना इन्होंने हराम कर दिया है और अपनी उस जन्नत के चक्कर में जो इन्होंने ना देखी है ना सुनी है, ना किसी ने आके बताया है कि भाई वहां पे ये फैसिलिटीज हैं, कोई वापस आके बता के नहीं गया। उस जन्नत के चक्कर में इन्होंने इस दुनिया को जहन्नुम बना दिया है और इसी किस्म की हरकतें करते रहते हैं और एक बार फिर इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो टीटीपी की तरफ से आई है। अब देखते हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तान की एजेंसीज क्या करती हैं, किस तरह से कंट्रोल करती हैं, क्या किया जाता है। मगर हम आपको एक चीज और भी बताते चलें कि पहले जब इनकी गवर्नमेंट बनाई गई थी, तालिबान की गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो हमारे यहाँ से तो बहुत शोर मचा था, हम तो बड़े उनके मामे चाचे बने हुए थे और हमने कहा था हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो नए तालिबान है, ये तो बदले हुए हैं और ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं। तो उस वक्त हमारे जिस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था तालिबान और हमारा मौकिफ एक है, यानी कि तालिबान और हम एक ही सोच रखते हैं। तालिबान से ठीक ही कहा था उन्होंने, लेकिन खैर तालिबान, क्योंकि हमारे यहाँ भी तालिबानी सोच ही मौजूद है। लेकिन अब जब तालिबान ने यहाँ पर आके हमारे कान के नीचे दो देने शुरू किए तो उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है तालिबान पुरअमन मज़ाकरात नहीं, खून बहाने में दिलचस्पी रखते हैं। हर एक को तालिबान को एक दुश्मन की हैसियत से तस्लीम कर लेना चाहिए। मतलब ये कि जब तक हमारे कान के नीचे नहीं पड़ी थी और जब तक दूसरों के पास जा जाके नुकसान हो रहा था, तब तक हमारा और उनकी सोच एक ही थी तालिबान की। लेकिन अब जब उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के और सिर्फ हमें ही टारगेट कर लिया है, तो अचानक से हमें पता लगा कि इन्हें तो हमें दुश्मन की हैसियत से तस्लीम कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। अगर ये बातें आपको पहले समझ आ गई होती बिलावल साहब तो ज़्यादा बेहतर था। मुझे नहीं पता कि हर बार हमें जूते खाने के बाद ही बात क्यों समझ आती है, उससे पहले हमारा दिमाग जो है वो कहाँ घास चढ़ने गया होता है। मगर खैर हम चलते हैं आगे और हम आपको दिखाते हैं जी एक वीडियो और फिर बात करते हैं। इधर हो जाओ यार, छोड़ दो, उठ बेटा, अब दौड़ के उठ।
घबराना जा, कोई बीमारी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, ये थे एक मुल्ला मौलाना यानी कि रॉन्ग नंबर, और ये किसी को बता रहे थे कि जी उसका इलाज किया है और उसको उन्होंने ठीक कर दिया है, और उसके बाद वो साहब उठ के उन्होंने फूंके मारी और वो उठ के चले गए। वैसे ही जैसे हमने आपको पहले वीडियो दिखाई थी जिसमें वो शलवार वाले एक बाबा जी थे और उनका जो कुछ देखा आपने। लेकिन यहाँ पे मजहब से नफरत कैसे सिखाई जाती है हम आपको बताते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। तारीखी तौर पर जब भी हिंदू अफगानिस्तान में दाखिल हुए हैं, इनको वहां ज़िबा किया गया है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। जी, ये था जैद हामिद, और मुझे बड़ा अफसोस है कि ये पाकिस्तानी है और इस किस्म की जहरीली ज़बान इस्तेमाल करता है। और मैं आज बिल्कुल ऑन द रिकॉर्ड कहती हूँ कि मुझे शर्म आती है इस तरह के लोगों के ऊपर जो पाकिस्तान से बैठ के और ऐसी नफरत फैलाते हैं किसी भी रिलीजन और या किसी भी कंट्री के लिए। जैद हामिद को मैं साहब अब नहीं कहूंगी, जो पहले कहा करते थे हम लोग कि जी जैद हामिद साहब हैं, या ये भी एक तरह के टेररिस्ट है और इसको भी सजा मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि इसको टीवी चैनल पे बिठाकर और इसकी बकवास सुनी जाए और इसको बकवास करने दी जाए। मुझे अफसोस है कि टीवी एंकर साहब जो बैठे हुए थे, डॉक्टर दानिश, इनको भी मैं जानती हूँ डॉक्टर साहब को, बल्कि मैं आज मैसेज भी मैं करूंगी कि किस किस्म के लोगों को आप अपने शो में बिठाते हैं और उसके बाद उन्हें बोलने देते हैं। और गवर्नमेंट को भी इस तरह के लोगों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए और इनको पकड़ के या तो पागल खाने में जमा करा दें या फिर इनको जेल में डालें। वैसे ये वही साहब है जो कि सऊदी अरब में जब ये था तो इनको जो है सऊदी हुकाम ने 200 कोड़े मारे थे और इनकी तशरीफ पे कोड़े लग रहे थे, उसके बाद भी इनके दिमाग का ये हाल है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ तमाम उन लोगों से जो हिंदू रिलीजन के हैं और उसको फॉलो करते हैं कि इस किस्म की जहरीली ज़बान आपको पाकिस्तान की तरफ से और इस आदमी की तरफ से सुनने को मिलती है। लेकिन मैं इस बात की भी उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ये भी अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में हर इंसान इस जहनियत का नहीं है। और उसकी एग्जाम्पल आप कई लोगों को देख सकते हैं जो इस वक्त चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे टीवी पर हो, चाहे यूट्यूब चैनल पर हो, कि चाहे वो थोड़े से हैं बिल्कुल आटे में नमक के बराबर, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस किस्म की ज़हनियत और इस किस्म की सोच नहीं रखते। बहुत अफ़सोस है, मुझे एक बार फिर कहूँगी कि इस किस्म की वीडियोज़ बनी हैं, इस किस्म के हमारे टीवी चैनल्स ने यानी कि सैटेलाइट टीवी चैनल्स ने जगह दी इस किस्म के लोगों को अपने टीवी पर बैठ के बात करने की। लेकिन अब एक न्यूज़ ये भी आपके लिए शायद आपको अच्छी लगे सुनकर कि अब इस तरह के लोगों, ये पुरानी वीडियो है और अब इस आदमी को टीवी चैनल वाले नहीं बुलाते और ना ही किसी टीवी चैनल के किसी टॉक शो में इसको कोई जगह दी जाती है। मेजर गौरव आर्या के साथ मैंने इसको बुलाने की कोशिश की थी ज़रूर अपने चैनल पे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेजर गौरव जो है वो इसको ठीक-ठाक किस्म की खैरियत इनकी पूछ लेंगे, मगर ये भाग गया और इसने कहा कि ये नहीं आ रहा, ये नहीं बैठ रहा इस चैनल पे और बहरहाल दौड़ गए। खैर हम चलते हैं आगे और हम अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। उससे पहले हम देखते हैं एक वीडियो और। न किसी की आंख का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम न आ सके वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न तो मैं किसी। ये थे जी शेख रशीद साहब, और जिस तरह से शायरी कर रहे थे उससे लग यही रहा था कि शेख साहब यही कह रहे हैं कि वो एक फालतू चीज़ है और किसी के काम के नहीं। खैर जिनको शायरी का शौक है उनको यकीनन ये शायरी पसंद आई होगी। एक वीडियो और देखते हैं। जो बच्चा पैदा हुआ नया पैदा हुआ आपको क्या लगता है? आपको बोलता है
सॉरी पहले एक मुझसे गलती से वो आज़ाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी प्रेसिडेंट उनकी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो लग गई थी वीडियो, लेकिन खैर ये जो दूसरी मैंने लगाई है मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तान है या इंडिया है, लेकिन जो मॉडलिंग हो रही है वो काफ़ी मुझे अजीब सी लगी। खैर हम चलते हैं आगे और हम आपको देते हैं नेक्स्ट न्यूज़ और अगली खबर जी हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से। उनका कहना है कि जिन फैमिलीज के 2 बच्चे हैं उनको तकरीबन 60,000 मंथली पैकेज दिया जाएगा। खैर अब ये तो पैकेज सारा का सारा बच ही जाएगा, बहुत कम इस्तेमाल हो पाएगा, इसलिए कि चाहे पंजाब हो या सिंध हो या कोई भी इलाका हो पाकिस्तान का, 2 बच्चे तो बहुत कम लोगों के हैं। ज़्यादातर तो 6 से पहले तो रुकते ही नहीं है, 4 पे कभी-कभार होता है, 4 से 6 के दरमियान ही बच्चे रहते हैं, लेकिन खैर 8-10 भी हो जाते हैं। और वो तो कोयटा वाले तो आपने देखा ही था, न्यूज़ जो थी कोयटा की, कि उनके 60 बच्चे थे। अब इसका मतलब ये है कि ये सौदा जो है वो उनको महँगा नहीं पड़ेगा पंजाब के चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कोई ऐसे लोग मिलेंगे नहीं जिनके इतने कम बच्चे हों कि सिर्फ 2 बच्चों पे उन्होंने जो है वो शुक्र किया हो और वो ये पैकेज ले पाए। हम चलते हैं जी अगली न्यूज़ की तरफ और अगली न्यूज़ जी ये जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब का कहना है शहबाज जरदारी इमरान पाकिस्तान के लिए एटम बम है। मतलब ये कि एटम बम का नाम हम ऐसे लेते हैं जैसे हम वैसे किसी बिरयानी का या किसी लड्डू पेड़े का नाम ले रहे हो। हर कोई हमारे यहाँ हर पॉलिटिशियन हर आदमी जो है वो एटम बम ही बना रहा चला रहा और दूसरे को एटम बम ही बता रहा होता है। खैर सिराजुल हक साहब का भी कहना है कि चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो इमरान खान हो, पाकिस्तान के लिए एटम बम है। तो सर आप क्या हैं, आपकी पार्टी भी तो एक इस्लामिक पार्टी है और इसी किस्म की जो दूसरी रिलीजियस पार्टीज हैं वो भी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के लिए ही खतरनाक है। उनके बारे में आपने कोई बात नहीं की, वो भी कर लेते तो अच्छा था। इसाक डार साहब के असासों की जब्तगी का ऑर्डर वापस लिया जाता है। ये जी तहरीरी फैसला आया अदालत की तरफ से कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब उनके एसेट्स जो हैं वो भी जब्त किए गए थे, साथ साथ उनकी जो है वो बैंक अकाउंट्स भी सील किए गए थे और घर वगैरह को भी सील कर दिया गया था करप्शन केसेस का कहकर। और अब वो सारे केसेस वापस ले लिए गए हैं, यानी कि वो एक बार फिर साफ सुथरे होकर निकले हैं। अब इसाक डार साहब ने ना तो डॉलर रेट कम किया, ना महंगाई कंट्रोल की और ना ही पाकिस्तान की किसी भी तरह से फाइनेंस के हवाले से पाकिस्तान के लिए कुछ किया, लेकिन हाँ अपने लिए जरूर किया है कि वो सारे केसेस में से बाहर निकल चुके हैं। साथ साथ जी जेनेवा में भी IMF के जो आ रहे हैं डेलीगेशन वहां पर आ रहा है, उससे पाकिस्तान की टीम जो है वो मिलने की कोशिश करेगी, बात करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश होगी कि किसी तरीके से वो मान जाए और कुछ पैसे ढीले कर दें। मगर देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि अगर IMF की शर्तें मानी गई तो पाकिस्तान में जो महंगाई है उसकी परसेंटेज 40% तक जा सकती है। लेकिन अगर ना लिए गए तो क्या 40% नहीं जाएगी? ऐसा भी नहीं है। अगर ना पैसे लिए गए तब भी जो महंगाई है उसकी परसेंटेज जो है वो 30 से 40% जाने का पूरा इम्कान है। चिकन के रेट भी दोबारा से बढ़ चुके हैं और बहुत सी जगह से ये खबर आ रही है कि 1 किलो यानी 1 kg चिकन जो है और वो 750 है, यानी 750 रुपीस का मिल रहा है। और मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि जी चिकन मत खाइए, तो इसका मतलब है कि चिकन भी ना खाइए, कुछ भी ना खाइए और बस आराम से बैठिए और मजे कीजिए। पेशावर में रोटी के दाम 30 रुपए हो गए हैं, आज 10 रुपए और बढ़ गए हैं। और पेशावर में अगर कोई रोटी लेना चाहे तंदूर से तो उसको वो रोटी एक सिंगल रोटी जो है वो 30 रुपए की पड़ेगी। पहले 20 रुपए की थी और आज 10 रुपए के इजाफे के बाद जो है वो 30 रुपए की रोटी हो गई है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि लोग रोटी खा सकेंगे या नहीं। बहरहाल सिचुएशन काफी खराब है, लेकिन हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो काफी सुकून में नजर आ रही है। अब देखते हैं ये सुकून कब तक रहता है और पब्लिक कब तक ये सब कुछ बर्दाश्त करती है और कब बाहर निकलकर हल्ला बोलती है या फिर भंगड़े डालती है। हम यहाँ से चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि चाहे हम किसी के लिए खटकते हों या किसी को हम नापसंद हों, किसी कंट्री को या कुछ लोगों को, लेकिन बहरहाल यहाँ पर भी इंसान रहते हैं और बहुत से ऐसे मासूम लोग रहते हैं
جن کا کسی لڑائی جھگڑے یا کسی نفرت میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو کم سے کم ان لوگوں کا خیال کیجئے اور دعا کیجئے کہ پاکستان اس مصیبت میں سے نکل آئے اور یہاں کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو اوپر والا عقل دے تاکہ وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, چاہے وہ بھارت ہو, چاہے بنگلہ دیش, ایران یا چائنا یا افغانستان. ہم سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہ سکیں, اپنے کام سے کام رکھیں, دوسرے کے کاموں کو خراب نہ کریں, اور یہی دعا ہم سب کے لیے کرتے ہیں. تھینک یو.